हे गाइस, सभी का वार्म वेलकम है वाई डी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज है मार्च 1 2023 और आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ेंगे। अनएंडिंग ऑर्डील इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है JNK में माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी कि हिंदूज़ पे होने वाले अटैक्स पे। अभी रिसेंटली एक और अटैक हुआ है एक कश्मीरी पंडित पे। अटैक्स कब रुकेंगे और कैसे रोके जा सकते हैं, इस आर्टिकल में इस चीज़ को डिस्कस किया गया है। चलिए शुरू करते हैं अपने क्विज़ के साथ में। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, हल्के में लेने वाले बिल्कुल भी नहीं है। मेंस लेवल के क्वेश्चंस बना रहा हूँ आजकल। आर्टिकल को अच्छे से पढ़ो और इन कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस को आपको करना है सॉल्व। नीचे आपको मिलेंगे कुछ ग्रामर और वोकैब के क्वेश्चंस, ये भी अच्छे लेवल के हैं। जो चीज़ें आपको बताई जाएँ इन क्वेश्चंस पे आपको अप्लाई करनी है। सोल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाऊँगा। लेट्स बिगिन समथिंग न्यू। चलिए, कह रहा है जी अनएंडिंग ऑर्डील। देखिए अनएंडिंग तो बड़ा सिंपल सा वर्ड है, ऐसी चीज़ जो ख़त्म होने का नाम ना ले रही हो। अनएंडिंग ऑर्डील एक आपके लिए नया वर्ड हो सकता है। इसका मतलब होता है परेशानियाँ, मुश्किलें, डिफ़िकल्टीज़, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आपके लिए पेनफुल या अनप्लेजेंट हो। आगे बात समझ में? तो परेशानियाँ, दिक्कतें, ऑर्डील ख़त्म नहीं हो रही हैं। बात की जा रही है कश्मीरी पंडितों और हिंदूज़ की। चलिए देखते हैं टाइटल पैराग्राफ से क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी रिस्टोरिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस इज़ द ओनली वे टू रिवर्स रिलीजियस पोलराइजेशन। कह रहा है रिस्टोर करने का जो काम है ना, रिस्टोर करना क्या होता है? किसी चीज़ को बहाल करना, फिर से पुरानी हालात में लाना। कह रहा है जी रिवर्स करने का या रिस्टोर करने का जो काम है, बहाल करने का जो काम है डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को। अब ये क्या होती हैं? हर डेमोक्रेसी में कुछ प्रोसेसेस होती हैं, जैसे कि वहाँ पे होता है इलेक्शन, जैसे कि वहाँ पे होता है रिप्रेजेंटेशन, बातचीत, डायलॉग। कह रहे हैं इन सारी डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को अगर आप बहाल करेंगे ना, यही अकेला ओनली वे है, अकेला रास्ता है रिवर्स करने का, उल्टा करने का। जो रिलीजियस पोलराइजेशन आप देख रहे हैं कश्मीर में, JNK में। अब ये रिलीजियस पोलराइजेशन आप समझते हैं? पोलराइजेशन मतलब ध्रुवीकरण, एक तरफ जो है झुक जाना। आपने चुंबक के दो ध्रुव देखे होंगे, नॉर्थ एंड साउथ, है ना, एन और एस। अगर आप ध्रुवीकृत है ना, तो आप उस चुंबक की तरह हैं जो एक तरफ झुकी हुई है। आप या तो हिंदू हिंदू या मुस्लिम मुस्लिम, बस मार कुटाई के चक्कर में पड़े हो, ध्रुवीकृत हो गए हो। तो ये रिलीजियस पोलराइजेशन जो है ना, ये तभी खत्म होगा लोगों के बीच में वहाँ के, जब डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को आप शुरू करोगे। बहुत ही गहरा आर्टिकल है, प्यारा लिखा हुआ है। सब्जेक्ट है आपका रिस्टोरिंग, वर्ब है इज। वर्ब की ING फॉर्म जब भी सब्जेक्ट बन जाती है तो उसको अपने टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं जीरेंट। ये सब्जेक्ट बन गया ना, रिस्टोरिंग वर्ब की ING फॉर्म है, तो जीरेंट की वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। इस फॉर्मूला को हमेशा आपको याद रखना है। रिस्टोरिंग की वर्ब है इज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल की सारी वोकैब पे नज़र डालेंगे ताकि इसको अपने स्मूथली पढ़ सकें। एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना इस क्लास को, ताकि इसको रीच मिल सके और स्टूडेंट्स तक सब लोग पढ़ सकें, अच्छा और क्वालिटी कंटेंट जो है कंज्यूम कर सकें। चलिए उसी के साथ में, जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, YT ऐप को डाउनलोड करो, आपकी अपनी ऐप है। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक रखा है इसी वीडियो के नीचे। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज फॉर राइटिंग SSC एंड बैंकिंग। राइटिंग कोर्स में डिस्क्रिप्टिव लिखना सीखते हो, UPSC या किसी भी एग्जाम के लिए, ऐसे समरी, रिपोर्ट, प्रेसी। ऑलमोस्ट 60 to 80 आवर्स का कोर्स है। अच्छे ढंग से करोगे तो इंडिपेंडेंटली राइट करना सीख जाओगे इन इंग्लिश। ये कोड लग रहा है, इसको लगा करके आप फ़ायदा ले सकते हैं आज मिडनाइट तक 475 में। अभी इसका प्राइस बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, उससे पहले फ़ायदा जरूर से लें। बैंकिंग कोर्स के अंदर आपको पूरा बैंकिंग का सिलेबस, क्लरिकल और PO, प्रीलिम्स और मेंस का प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस सेशंस के साथ में कवर करवाया जाता है। तो सही अप्रोच देख करके कैसे मार्क्स को बूस्ट करना है, ये बैंकिंग कोर्स में सीख सकते हैं। इसी तरीके से SSC के कोर्स में SSC के सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस आपको तैयार करवाया जाता है। एक एक वैरायटी के क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में करना सिखाया जाता है। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रखा हुआ है। चलिए अपनी वोकैब शीट है, ब्रेजन से लेकर के एंटीसिपेट तक 5 वर्ड्स आज अपने पढ़ने वाले हैं। थोड़ा मैं जूम इन कर दूँ इसको। चलिए पहला वर्ड है आज का ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब होता है बेशर्मी भरा, नेगेटिव वर्ड है, एडजेक्टिव। अनअशेम्ड या अनएम्बेरेस्ड। शी इज़ इन द हैबिट ऑफ टेलिंग ब्रेजन लाइज। वो आदत में है, हैबिट में है, उसको आदत है झूठ बोलने की, जो बेशर्मी भरे झूठ होते हैं उनको टेल करने की। ब्रेजन लाइज समझते हैं ना, एकदम ऐसा झूठ जो 10 मिनट में पकड़ में आ जाए, ऐसा बेशर्मी भरा झूठ, उसकी हैबिट है इस तरह के झूठ बोलने की। तो ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे ब्रेजन, इसके सिनोनिम्स भी आपको दिखा देते हैं, अनअबेस्ड और ब्लेटेंट। ब्लेटेंट एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ब्रेजन का सिनोनिम कहलाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है मैकिनेशन।
देखिए लिखा गया मशीनेशन, मशीन वाली स्पेलिंग से ही बना है ना ये, मशीन, MACHINE मशीन, लिखा गया मशीनेशन, लेकिन बोला जाता है मैकेनेशन। तो इसकी एक तो प्रोनाउंसिएशन पकड़ लो। दूसरा ये वर्ड बना है मैकियावेली से। मैकियावेली एक डिप्लोमेट था इटली का, हमारे चाणक्य साहब के जैसा था, है ना, टेढ़ी मेढ़ी बात, टेढ़े मेढ़े काम। तो उनके जो दाम पेच थे ना, उन दाम पेचों के लिए अपन ने मैकेनेशन नाम का वर्ड निकाल दिया। तो कोई भी आदमी अगर आजकल दाम पेच खेले, डिप्लोमेसी करे, टैक्टिक्स दिखाए, अपनी मैन्यूवर करे, तो उसको अपने मैकेनेशन बोलते हैं नाउन फॉर्म में। द पार्टी वॉज अक्यूज ऑफ सेवरल मैकेनेशंस टू सिक्योर द इलेक्शंस। पार्टी पे आरोप लगे थे कई सारे दाम पेचों के, मैकेनेशन के, इलेक्शन को सिक्योर करने के लिए। समझ गए? चलो इसके सिनोनिम होते हैं प्लॉटिंग, कबाल, कॉन्स्पिरेसी, प्लॉय। आज ये प्लॉय नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, मैकेनेशन। चलिए नेक्स्ट वर्ड अपने पास रिटेलिएट, जवाबी हमला करना, रिटेलिएट। आपसे किसी ने कुछ कहा, आपने उसको जवाब दे दिया वहीं के वहीं। आपको किसी ने कूटा, मारा, पीटा, अगले दिन आपने उसको भी कूट दिया। तो ये जो आप अगले दिन या उसी वक्त कर रहे हो ना जवाबी हमला, वो इंग्लिश में रिटेलिएट करना कहलाता है, वर्ब फॉर्म में। ठीक है, वर्ब फॉर्म में। नाउन फॉर्म में उस हमले को बोलते हैं रिटेलिएशन। क्या बोलते हैं जी? अभी दिखा देते हैं आपको। रिटेलिएशन, रिटेलिएटरी एक एडजेक्टिव फॉर्म है। तो एक ही वर्ड है, तीनों अलग अलग फॉर्म से इसको पकड़ो। हमले को बोलेंगे रिटेलिएशन, हमला करने को बोलेंगे रिटेलिएट, और हमला करने वाला होगा रिटेलिएटरी। तो आज रिटेलिएशन नाम का वर्ड आर्टिकल में आएगा। द गवर्नमेंट रिटेलिएटेड बाय थ्रोइंग द वायलेंट प्रोटेस्टर्स इनटू प्रिजन। गवर्नमेंट ने जवाबी हमला किया फेंक करके हिंसक प्रोटेस्टर्स को प्रिजन में, यानी कि जेल में। तो पहले इन्होंने हिंसा की होगी प्रोटेस्टर्स ने, जवाबी हमला सरकार ने किया, इनको मतलब समझ गए ना, जेल में फेंक दिया। पुश बैक, स्ट्राइक बैक इसके सिनोनिम्स हैं। चलिए सेकंड लास्ट वर्ड है आज का इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब होता है एक इसेंशियल और अर्जेंट ड्यूटी जो आपकी है और आपको निभानी ही निभानी है। इट इज़ एन इम्पेरेटिव दैट द गवर्नमेंट शुड कट डाउन इट्स इम्पोर्ट बजट। ये एक इम्पेरेटिव है, ये एक नेसेसरी ड्यूटी है, अर्जेंसी है कि सरकार कट डाउन करे, सरकार कम करे अपने इंपोर्ट के बजट को, इंपोर्ट पे होने वाले खर्चे को। तो ये वर्ड आर्टिकल में आएगा। नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, एग्जिजेंसी, सब इसके सिनोनिम्स हैं। इस वर्ड को ध्यान से देख लेना। लास्ट वर्ड है, नया है आपके लिए, एंटीसिपेट, वर्ब फॉर्म में। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का अंदेशा लगाना पहले से। अब कभी कभी एंटीसिपेट करते हैं चीज़ों को, जैसे हल्का सा मौसम ख़राब हुआ तो आपको एंटीसिपेट हो जाएगा आज बारिश हो सकती है। आपके पापा का मूड ख़राब है तो आपको एंटीसिपेट हो जाएगा आज मार पड़ सकती है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको रियल लाइफ। एंटीसिपेट करना मतलब सिक्स सेंस लगा करके, अपनी छठी इंद्री लगा करके किसी चीज़ को विजुलाइज करना पहले ही। प्रोटेस्टर्स हैड नॉट एंटीसिपेटेड सच अ हार्श रिस्पॉन्स फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोटेस्टर्स ने एंटीसिपेट नहीं किया था, अंदाज़ा नहीं लगाया था, अंदेशा नहीं हुआ था उनको इतने कड़ी प्रतिक्रिया का प्रशासन की तरफ से। उनको नहीं पता था प्रशासन जो है लाठियों से प्रोटेस्टर्स को भांजेगा। चलिए इसके सिनोनिम आपको दिखा देते हैं। एंटीसिपेट के प्रेडिक्ट या फोरकास्ट होते हैं। नाउन फॉर्म होती है एंटीसिपेशन, किसी चीज़ का अंदाजा या अंदेशा। आज नाउन फॉर्म को आर्टिकल में देखेंगे। टाइम लगा करके वोकैब करवाता हूँ, चीज़ों को फील लेकर के वर्ड्स को पकड़ पाओ। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दे दें किस बारे में लिखा हुआ है। देखो समरी ये है कि कश्मीर में ना माइनॉरिटीज़ पे हमले रुक नहीं रहे हैं। अभी न्यू ईयर पे भी 5-6-7 लोगों को मारा था घर में घुस के। अब ये संजय शर्मा नाम के कश्मीरी पंडित हैं, बैंक में गार्ड थे, इनको भी मार दिया दिन दिहाड़े। अब वहाँ पे क्यों मारा जा रहा है लोगों को? रीज़न सिंपल सा है, आतंकवादी जो है ना, वहाँ के रेडिकल्स जो हैं कश्मीर में, वो लोग इन पे हमला करके सरकार को और सिक्योरिटी एजेंसीज़ को उकसा रहे हैं। फिर सिक्योरिटी एजेंसी जो है और ज़्यादा वो कड़े से पेश आती है लोगों से, और फिर लोग जो है सरकार के खिलाफ होते हैं, और फिर ये एक और नया हमला कर देते हैं। तो एक विशियस साइकिल इन्होंने बनाया हुआ है। हमला करो, सिक्योरिटी एजेंसीज़ का रिस्पॉन्स कड़ा होगा, लोग और नाराज़ होंगे, हमारे साथ मिलेंगे और फिर हम और हमला करेंगे। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि इस साइकिल को तोड़ना होगा, और तोड़ने का एक सिंपल सा रीज़न है। 3-4 साल हो गए हैं धारा 370 वहाँ से हटाए हुए। जल्दी से वहाँ पे स्टेट हुड ले आओ, स्टेट का दर्जा दे दो इस राज्य को, और या फिर यहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को शुरू करो, इलेक्शन करवाओ। एडमिनिस्ट्रेटर बना के रखा हुआ वहाँ पे आपने, कोई इलेक्शन करवाते नहीं हो, लोग आपसे दूर होते जा रहे हैं इलेक्शन ना होने की वजह से। शुरू करेंगे आर्टिकल को। आज की टोन है सजेस्टिंग और कंसर्न्ड। कह रहे जी, द डेथ ऑफ कश्मीरी पंडित and bank guard Sanjay Sharma at the hands of terrorist gunmen in Pulwama is yet another murder in a series of attacks on the minority community in the valley। कह रहा है जो डेथ है, जो हत्या है, और किसकी? कश्मीरी पंडित और बैंक सिक्योरिटी गार्ड की। क्या नाम है इनका? इनका नाम है संजय शर्मा। ये एक ही आदमी है, कश्मीरी पंडित भी हैं और बैंक के सिक्योरिटी गार्ड भी थे। कह रहा है इनकी जो डेथ है ना, इनकी जो हत्या है,
और किसके हाथों, एट द हैंड्स ऑफ। अब अंग्रेजी में फ्रेज होता है किसी के हाथों कोई काम करवाना हो, ठीक है, एट द हैंड्स ऑफ। ये सब हुआ है हाथों टेररिस्ट गनमैन के, दहशतगर्द बंदूकधारी जो है टेररिस्ट के, जिनके हाथ में बंदूकें थी। और ये कहाँ हुआ है, इन पुलवामा नाम के शहर में। कह रहा है ये जो डेथ है ना, ये एक और मर्डर है, येट अनदर मर्डर है, एक और हत्या है। और किस में, उस सीरीज़ में, उस सीक्वेंस में, उस श्रृंखला में जो आ रही है अटैक्स की, हमलों की। और किसके ऊपर, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के ऊपर, वैली के अंदर, घाटी के अंदर। आगे बात समझ में। तो एक सीरीज चली हुई है, हर 1-1.5 महीने बाद किसी को मार देते हैं, कभी 10 मार देते हैं, कभी 20 मार देते हैं। तो ये जो डराने के लिए अटैक्स हो रहे हैं ना, उसी सीरीज़ का एक सिलसिला बनाए संजय शर्मा नाम का ये आदमी, जिसको मार दिया गया दिन दिहाड़े। डेथ आपका सब्जेक्ट है, वर्ब इसकी इज़ है। एट द हैंड्स ऑफ, इस फ्रेज़ को दिमाग में बैठा लो। इन द हैंड्स ऑफ नहीं होगा, बाय द हैंड्स ऑफ नहीं होगा, विद द हैंड्स ऑफ नहीं होगा, एट द हैंड्स ऑफ, है ना। तो ये फ्रेजेस अपने को पढ़ते हुए याद करने होते हैं और फिर बाद में जहाँ जहाँ ये आए इनको बार बार अपने को रिमाइंड करना होता है, ऐसे दिमाग में बैठेंगे। चलो आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ग्रामर का, आपसे यहीं पे शेयर कर लेता हूँ। चलो पहले पूछूँ मैं, पूछना तो दो मुझे। सीरीज जो वर्ड है, सीरीज जो वर्ड है, इसका प्लूरल क्या होता है। मान लो 5 सीरीज हों, ठीक है, 5, तो फिर इसका प्लूरल कैसे बनाए, बना सकते हो क्या। चलो कॉन्सेप्ट बता देते हैं आपको। कुछ वर्ड्स इंग्लिश में ऐसे हैं जिनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक ही है। अगर ये सिंगुलर बने हो सेंटेंस में तो सिंगुलर वर्ब ले लेंगे, प्लूरल बने हो तो प्लूरल वर्ब ले लेंगे। बात समझ रहे हो। सिंगुलर और प्लूरल में इनकी फॉर्म चेंज नहीं होगी। सीरीज है ना, तो वो सीरीज ही रहेगा, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है। सिंगुलर वर्ब लगाओगे तो आपका रीडर समझ जाएगा कि सिंगुलर सीरीज है, प्लूरल लगाओगे तो प्लूरल सीरीज है, समझ जाएगा। वेयर अबाउट्स है, वेयर अबाउट्स का मतलब होता है अता पता। एक आदमी का अता पता है यानी सिंगुलर है तो ये सिंगुलर वर्ब ले लेगा, कई आदमियों का अता पता है तो ये प्लूरल वर्ब ले लेगा, लेकिन ये रहेगा वेयर अबाउट्स ही। समझे बात को। वैसे स्पीसीज है, स्पीसीज मतलब प्रजाति, नस्ल। कोई एक नस्ल है तब भी स्पीसीज, एक से ज़्यादा नस्लें हैं तब भी स्पीसीज। वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों लग जाएंगी हिसाब से जैसा सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है। डियर है, हिरन है, फिश यानी मछली है, कोड एक स्पेशल टाइप ऑफ मछली होती है, स्वाइन मतलब सुअर। एयरक्राफ्ट, अगर एक एयरक्राफ्ट है तब भी एयरक्राफ्ट, 1000 एयरक्राफ्ट है तब भी एयरक्राफ्ट। वर्ब चेंज होती जाएगी, बाकी एयरक्राफ्ट नाम के वर्ड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। प्रैक्टिकली दिखा देते हैं आपको कैसे क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में। जस्ट अ मिनट, फर्स्ट वाले को देखो। अ फाइटर एयरक्राफ्ट हैज़ या हैव बिन गिफ्टेड बाय इंडिया टू बांग्लादेश। एक फाइटर एयरक्राफ्ट को गिफ्ट किया गया है, इंडिया के द्वारा बांग्लादेश को तोहफे के तौर पे दिया गया है। एयरक्राफ्ट यहाँ पे सिंगुलर है, अ लगा हुआ है, अ मतलब एक एयरक्राफ्ट, तो एक ही है ना, तो यहाँ पे लिखना चाहिए मुझे हैज़ बिन गिफ्टेड। गेटिंग इट, समझ में आ गया ना। सिंगुलर है तो हैज़ बिन गिफ्टेड लिखूंगा मैं पैसिव बनाते हुए। अब अगला देखो। 50 एयरक्राफ्ट हैज़ या हैव बिन प्रोक्योर्ड बाय इंडिया फ्रॉम अ फ्रेंच कंपनी। 50 एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर किया गया इंडिया के द्वारा एक फ्रांसीसी कंपनी से। अब ये सेंटेंस सही है क्या। पहले तो ये बताओ वर्ब क्या लगाऊं। वर्ब आएगी हैव। भाई एयरक्राफ्ट तो 50 है, लेकिन सेंटेंस में गलती ये है कि सर वर्ब हैव आएगी, एयरक्राफ्ट वर्ड की फॉर्म को चेंज नहीं करना है। 50 है ना तो भी एयरक्राफ्ट ही होंगे। ये वर्ड्स ही ऐसे वर्ड्स हैं जिनको प्लूरल और सिंगुलर में फॉर्म को चेंज नहीं करना आता, ये वैसे ही रहते हैं। इनके पीछे एस आता है तो एस हमेशा आता है, इनके पीछे एस नहीं आता तो कभी भी नहीं आता। बात आ गई समझ में। तो यहाँ पे हैव लगाओ, एयरक्राफ्ट ही लिखो बिना एस के। ह्यूमन स्पीसीज इज या आर द मोस्ट इवॉल्व्ड अमंग्स ऑल प्राइमेट्स। मानव की जो स्पीसीज है, प्रजाति है, सबसे ज़्यादा इवॉल्व्ड है, सबसे ज़्यादा विकसित है सभी प्राइमेट्स में, सभी बंदरों में, है ना। ये प्राइमेट्स सारे समझ गए ना, चिंपैंजी, बंदर वगैरह। अब ये बताओ स्पीसीज यहाँ पे सिंगुलर है प्लूरल है। सिंगुलर है, मानव की प्रजाति की बात हो रही है, तो यहाँ पे इज लगा दो, ठीक है। पीछे का एस देख करके ये मत सोचना सर ये तो प्लूरल होता है, नहीं सिंगुलर ही है ये। और अगला देखो। एवरी सेंचुरी अ मिलियन बर्ड एंड प्लांट स्पीसीज बिकम या बिकम्स एक्सटिंक्ट। हर 100 सालों में 10 लाख बर्ड और प्लांट की स्पीसीज़ हैं, प्रजातियां जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। अब यहाँ पे मिलियन स्पीसीज़ की बात हो रही है, बहुत सारी स्पीसीज़ हैं, इस वर्ड की फॉर्म को चेंज नहीं करेंगे। और वर्ड की वर्ब को दे देंगे हम प्लूरल, मतलब इस नाउन को दे देंगे प्लूरल वर्ब। यहाँ लिख दूंगा मैं बिकम, ठीक है, बिकम। तो यहाँ पे स्पीसीज़ ने ले लिए प्लूरल वर्ब, स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट। यहाँ पे ले लिया सिंगुलर, स्पीसीज इज द मोस्ट इवॉल्व्ड। यहाँ पे एयरक्राफ्ट ने सिंगुलर लिया है हैज़, यहाँ पे इसने प्लूरल लिया है हैव बीन प्रोक्योर्ड। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, इन वर्ड्स को वर्ब चेंज करते जाओ, फॉर्म में कोई बदलाव जो है नहीं आएगा। सीरीज भी इन्हीं में से एक है। चलो आगे बढ़े, आ जाओ।
कह रहा है जी शर्मा इज़ द सेकंड पंडित टू फॉल टू टेररिज्म इन पुलवामा एरिया आफ्टर जानकी नाथ्स डेथ इन 1990 एट द पीक ऑफ मिलिटेंसी। कह रहे जी जो शर्मा है, संजय शर्मा, जिनको अभी भी मारा गया है, ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पंडित है इनफैक्ट, जो फॉल टू टेररिज्म हुए हैं। फॉल का मतलब होता है गिर जाना, और टेररिज्म का मतलब है दहशतगर्दी, आतंकवाद, जो आतंकवाद के सामने गिरे हैं। अब गिरने का मतलब क्या है, समझ गए ना, डेथ हुई है इनकी, इनको मारा गया है। तो आतंकवाद के शिकार होने वाले दूसरे आदमी हैं ये पुलवामा एरिया के अंदर। और कब, जानकी नाथ नाम के आदमी की मौत के बाद, हत्या के बाद, जो हुई थी 1990 में मिलिटेंसी की पीक पे। पीक का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट, सबसे मैक्सिमम वाला जो बिंदु है, समिट है, एपेक्स है। और मिलिटेंसी का मतलब होता है एग्रेशन, आतंकवादी वाला एग्रेशन, जो एक्सट्रीमिस्ट और रेडिकल जो करते हैं, मिलिटेंसी कहलाती है। तो ये जो आतंकवाद था ना, उसके शिखर के ऊपर 1990 में ये जानकी नाथ का आखिरी मर्डर हुआ था पुलवामा एरिया के अंदर। ये विजय शर्मा जी जो है, सेकंड आदमी जो है इस सिलसिले में मारे गए हैं। शर्मा जी की वर्ब है इस, पीक आप समझ गए हैं। चलिए, और कुछ देखने वाला नहीं है ना। ये फॉल टू टेररिज्म, किसी ने आज टेलीग्राम ग्रुप में पूछा था कि इसका क्या मीनिंग है। देखिए, फॉल टू के दो मीनिंग होते हैं, शिकार हो जाना किसी चीज़ का, या फिर किसी चीज़ में लिप्त हो जाना, इन्वॉल्व हो जाना, है ना। तो यहाँ पे शिकार होने की बात हो रही है, इन्वॉल्व होने की बात नहीं हो रही है। चलिए, कह रहा है वाइल द मर्डर शुड बी या कुड बी अ डेलिबरेट प्लॉय बाय टेररिस्ट टू स्ट्राइक फियर into the minority community in the area. It also signals the failure of security agencies to adequately protect the poor residents. कह रहे जहाँ ये मर्डर जो है, हत्या जो है, ये हो सकता है एक डेलिब्रेट सा प्लॉय। प्लॉय मतलब दांवपेच, डेलिब्रेट मतलब सोचा समझा, डिटेल्ड में, एकदम इंटेंशन के साथ में। कह रहे जहाँ ये जानबूझ के किया हुआ एक कारनामा हो सकता है, दांवपेच हो सकता है टेररिस्ट का, रेडिकल्स का, आतंकवादियों का, ताकि वो स्ट्राइक कर सकें फियर को, ताकि वो घुसा सकें डर को। और किसके अंदर, माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर, इस एरिया में, इन द एरिया। कह रहे ये बात भी सच है, हो सकता है। कह रहे वहीं बात तो ये है कि ये साथ ही साथ सिग्नल करता है, इशारा करता है नाकामयाबी यानी फेलियर की तरफ हमारी सुरक्षा बलों के, सिक्योरिटी एजेंसीज के। और किस काम में, एडिक्वेटली प्रोटेक्ट करने में, पर्याप्त रूप से महफूज करने में पुअर रेसिडेंट्स को, गरीब वहाँ के रहने वालों को। पुअर का मतलब गरीब भी हो सकता है, और वैसे भी मतलब समझ गए ना, ख़राब अवस्था में लोग जो है वहाँ के, डरे हुए हैं, अच्छा जान का हमला होने वाला उन पे, तो पुअर रेसिडेंट्स के ऊपर। तो ये है पूरा मामला। मर्डर की वर्ब है कुड बी, इट की वर्ब है सिग्नल्स, इट आया इस अटैक के लिए। डेलिब्रेट मतलब इंटेंशनल, विलफुल, सोच समझ के किया हुआ, है ना। प्लॉय का मतलब होता है, आप समझ गए, मैन्यूवर, मैकिनेशन, सब्टरफ्यूज, टैक्टिक, है ना। आपका दांव पेच, आपका प्लॉय कहलाता है। कह रहे द मोडस ऑपरेंडी ऑफ द रेडिकल एलिमेंट्स who are targeting civilians has always been clear. The attacks are meant to invite state retaliation and repression. कह रहे जो modus operandi है, ये एक नया वर्ड आपके लिए, शायद बाहर का वर्ड है ये। इसका मतलब होता है किसी काम को करने का तरीका। ऑपरेंडी मतलब ऑपरेशन यानी काम, modus मतलब तरीका यानी मैनर। कह रहे जो काम करने का तरीका है, जो modus operandi है, और किसका, रेडिकल एलिमेंट्स का, आतंकवादियों का, ऐसे एलिमेंट्स का जो रेडिकलाइज्ड हो चुके हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हो चुके हैं, मारने काटने पे तुले हैं कश्मीर के नाम पे। कह रहे ये वही लोग हैं जो टारगेट कर रहे हैं सिविलियंस पे, है ना, जो वहाँ पे लोगों को निशाना बना रहे हैं। कह रहे इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है ना, हैज़ ऑलवेज बिन, ये हमेशा से रहा है बड़ा ही क्लियर। और क्या क्लियर रहा है भाई, क्या मॉडस ऑपरेंडी इनका, ये बताया इसने डैश लगा के। ये अटैक जो है ना, ये मेंट टू हैं, इनका ऑब्जेक्टिव है, इनका एक ही मीनिंग है कि इनवाइट करें स्टेट के रिटेलिएशन को, राज्य की जवाबी हमले को। अटैक हो और उसके बाद सुरक्षा बल जो है खूब, समझ गए, आतंकवादियों के पीछे भागें, उनको पकड़ें, उनके ठिकानों पे, कब्जों पे हमला करें। तो इसका एक ही मीनिंग होता है अटैक का कि कुछ हरकत हो जाए स्टेट में। और फिर हो रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब होता है सप्रेशन, ऑपरेशन, लोगों को दबाया जाना। सुरक्षा बल जब अपना हरकत करते हैं, अपनी जो है मिशन पे जाते हैं, तो फिर लोग अपने आप बीच में परेशान हो जाते हैं, ऑप्रेस्ड हो जाते हैं। और कह रहे इसके बाद में क्या होगा, इन टर्न, आगे जा करके इन टर्न, इसके बाद में फोमेंट होगा डिसकॉन्टेंट। फोमेंट का मतलब है भड़काया जाना, डिसकॉन्टेंट का मतलब होता है किसी के लिए डिससेटिस्फैक्शन, एंड डिसअफेक्शन। डिसअफेक्शन मतलब नफरत। तो पहले तो ये स्टेट के ऑपरेशन को और रिटेलिएशन को इनवाइट करेंगे, और आगे जाकर के ये भड़काएंगे डिससेटिस्फैक्शन को और नाराज़गी को, यानी कि नफरत को। और क्यों, ताकि टू गार्नर मोर रिक्रूट्स टू द कोज, गार्नर किया जा सके, इकट्ठा किया जा सके, और नए लड़ाकों को, रिक्रूट्स को, उनके कोज के लिए, आतंकवादियों के मिशन के लिए। तो ये पूरा इन्होंने साइकिल बनाया हुआ है। अटैक करो,
हमला करवाओ, फिर वहाँ पे सुरक्षा बलों से वहाँ के लोगों पे, लोग वहाँ पे और परेशान हो, लोगों को नफरत हो जाए भारत से, और फिर उन्हीं में से लोग निकल करके आए हमारे पास, आतंकवादियों के पास, और फिर हमारे कोज में जुट जाएं। इस विशियस साइकिल पे क्वेश्चन बनाया मैंने ऊपर कॉम्प्रिहेंशन का, यहीं से आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। मॉडस ऑपरेंडी की वर्ब है हैज़ बिन, हु की वर्ब है आर टारगेटिंग, हु आए रेडिकल एलिमेंट्स के लिए, अटैक्स की वर्ब है आर मेंट, व्हेन यू आर मेंट टू डू समथिंग तो आपका वही ऑब्जेक्टिव बन जाता है। रिटेलिएशन जवाबी प्रतिक्रिया है ना, काउंटर रिप्लाई। रिप्रेशन मतलब ऑपरेशन, किसी को दबाना, किसी को, समझ गए ना। फॉर्मेट का मतलब होता है भड़काना, इंस्टिगेट करना, प्रोवोक करना। डिसकॉन्टेंट होता है कंटेंट की डिस होने की भावना। कंटेंट मतलब सेटिस्फेक्शन, डिस लग गया तो मतलब डिससेटिस्फेक्शन, किसी के लिए नाराज़गी हो, है ना, तो वो डिसकॉन्टेंट बन जाता है। डिसअफेक्शन आप समझ ही गए हैं, अफेक्शन मतलब प्यार, डिसअफेक्शन मतलब नफरत। ठीक है। गार्नर करना मतलब इकट्ठा करना, गैदर करना, कलेक्ट करना। बस ये यही चाहते हैं कि और लोगों को इकट्ठा करके लेकर के आतंकवादी बना दें। कह रहा है ऑन ट्यूसडे आफ्टर फॉलोअप ऑपरेशंस दैट रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ एन आर्मी जवान and 2 militants. Security forces have asserted that Sharma's attacker has now been slain. वो हुआ भी। कह रहे जी मंगलवार को 2 फॉलोअप ऑपरेशंस के बाद में, ऑपरेशन आप समझ गए हैं, फॉलोअप मतलब जो फॉलोअप कर रहे हो, पीछे पीछे आ रहे हो। पहले शर्मा जी को मारा गया, फिर आर्मी ने अपना ऑपरेशन किया। कह रहे 2 ऑपरेशंस में जो रिजल्ट हुए, जिनका रिजल्ट निकला, वो है डेथ एक इंडियन आर्मी के जवान की और 2 मिलिटेंट्स की, 2 हत्यारों की। कह रहे जी इस ऑपरेशन के बाद में हुआ क्या, हुआ ये सिक्योरिटी फोर्सेस ने जोर दे के असर्ट किया, ये बात पे समझ गए ना, दावा ठोका। दैट वो ये कि शर्मा का जो अटैकर है ना, अब वो मारा जा चुका है। अटैकर हैज़ नाउ बिन स्लेन, पैसिव वॉइस में। सिंपल सेंटेंस। दैट की वर्ब है रिजल्टेड, दैट आया है ऑपरेशंस के लिए, फोर्सेस की वर्ब है हैव असर्टेड, अटैकर की वर्ब है हैज़ नाउ बिन स्लेन। स्ले करना, किसी को मारना, इस वर्ब को देख लो, स्ले, स्ल्यू और स्लेन। स्ले, स्ल्यू, स्लेन, किल, मर्डर या असैसिनेट। ये V1 V2 V3 याद रखने वाली है इन तीनों की। ये स्लेन जो है ना, किसी को नहीं पता होता। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे जी हाँ, बट दिस डज लिटिल टू मिटिगेट द फियर दैट हैज़ ग्रिप्ड पंडित्स इन द वैली एंड पुलवामा इन पर्टिकुलर। कह रहे लेकिन ये जो किया भी है ना, मारा भी है, उसके अटैकर को स्ले कर भी दिया, ये चीज़ लिटिल करती है, ना के बराबर ही करती है। और किस काम में, मिटिगेट करने में, कम करने में, नरम करने में इस फियर को। और कौन सा फियर, जिसने ग्रिप कर रखा है, जिसने कब्जे में ले रखा है पंडित्स को इस वैली में, कश्मीर में, और पुलवामा में खास करके इन पर्टिकुलर। तो इस चीज़ का ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा नहीं, क्योंकि लोग तो अभी भी डरे हुए हैं। पुलवामा में लोग अभी भी जो है डर की गिरफ्त में हैं, चाहे कितने भी आर्मी ऑपरेशंस होते रहें। दिस की वर्ब है डस, मिटिगेट करना, नरम बनाना किसी चीज़ को। फियर जो है इसके लिए आया दैट, इसकी वर्ब है हैज़ ग्रिप्ड। फियर यहाँ पे अनकाउंटेबल है, सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाएगा, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर है। हमेशा हु, विच, दैट का ना एंटीसीडेंट देखो, एंटीसीडेंट के हिसाब से ही उनकी वर्ब आएगी। कह रहे जी लास्ट ईयर मिलिटेंट अटैक्स रिजल्टेड इन द डेथ्स ऑफ 29 सिविलियंस इंक्लूडिंग 3 लोकल पंडित्स, 3 अदर हिंदूज एंड 8 नॉन लोकल लेबर्स। कह रहे पिछले ही साल मिलिटेंट्स के जो अटैक्स थे वो रिजल्ट हुए, वो उनका नतीजा निकला, और नतीजा निकला मौतें यानी कि डेथ्स 29 सिविलियंस की, जिसमें शामिल हैं 3 लोकल पंडित्स, कश्मीर में रहने वाले पंडित्स, और 3 दूसरे जो हैं हिंदू, और 8 जो हैं नॉन लोकल लेबरर्स, ऐसे मजदूर जो वहाँ के नहीं थे, वहाँ जाके जो है मजदूरी कर रहे थे। कर एंड ऑल्सो कोज द माइग्रेशन ऑफ 5500 पंडित्स एम्प्लॉयज़ फ्रॉम द वैली। इसी वजह से इससे कोज भी हुआ, इन अटैक्स ने कोज किया, ये कारण बने माइग्रेशन का, पलायन का, इतने पंडित एम्प्लॉयज़ के घाटी से, वैली से। ठीक है। तो पंडित वहाँ से भाग रहे हैं जान बचा के, है ना, जान पे जब सबके खतरा है, तो 5500 पंडित पिछले ही साल कश्मीर से जो है पलायन कर गए, माइग्रेट कर गए। अटैक्स की 2 वर्ब्स हैं, पहली वर्ब है रिजल्टेड, दूसरी वर्ब है कॉस्ट। अब देखो ये तो था फर्स्ट पार्ट स्टोरी का, इंटरवल हो गया है। सेकंड पार्ट में आपको बताएगा ये सब मामले, घटनाएं क्यों हो रही है, सरकार क्या कर सकती है रोकने के लिए। कह रहा है जी ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग द सेपरेटिस्ट सच एज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बिसाइड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैव कंडेम द अटैक्स। कह रहे जी सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, सभी राजनीतिक दलों ने, जिसमें शामिल है अलगाववादी भी, जैसे कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, कह रहे जी साथ ही साथ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के, वहाँ के सभ्य समाज की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो NGOs हैं वहाँ के, कह रहे ये सभी ने मिलकर ना कंडेम किया है, क्रिटिसाइज़ किया है, बुरे तरीके से सेंशोर या डिनाउंस किया है इन हमलों को, अटैक्स को। कह रहे जी बट
द रिपीटेड एंड ब्रेजन नेचर ऑफ द किलिंग्स एट वन लेवल पॉइंट टू अ ब्रेक डाउन ऑफ रिलेशंस बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द सिटीजनरी। कह रहे लेकिन ये बात भी माननी पड़ेगी, ये बार बार होने वाले हैं जो शर्मनाक से टाइप के नेचर के जो ये किलिंग्स हैं बार बार हो रही हैं और शर्मनाक तरीके से हो रही हैं। कह रहे एक लेवल पे जाकर के ये पॉइंट करती हैं, इशारा करती हैं और किसकी तरफ, टोटल ब्रेकडाउन की तरफ, पूरे तरीके से ख़त्म हो जाने की तरफ। और किन चीज़ों का, रिलेशंस का यानी रिश्तों का। और किसके बीच में, वहाँ के प्रशासन के बीच में, यूनियन टेरिटरी के, और सिटीजनरी के बीच में, वहाँ के लोगों के बीच में। तो ये जो अटैक्स है ना, भले ही सब ने इनको बहुत अच्छे से डिनाउंस किया है, कंडेम किया है, लेकिन इनका इशारा एक और भी है कि ये अटैक्स जो है ना, लोगों और समाज, जो सरकार एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके बीच में ख़त्म होते संवाद की तरफ, रिलेशन की तरफ जो है पॉइंट आउट करते हैं। और कह रहा कैसे ये पॉइंट आउट करते हैं, लीडिंग टू इनएबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू एंटिसिपेट एंड प्रिवेंट सच अटैक्स। लीड टू करते हुए एडमिनिस्ट्रेशन की इनएबिलिटी की तरफ, असक्षमता की तरफ, जो है अंदाज़ा लगाने की, एंटिसिपेट करने की और रोकने की ऐसे अटैक्स को। देखो लोगों को तो पता ही है कहाँ पे क्या हमला होने वाला है, वहाँ के लोगों में से ही कुछ लोग रेडिकल बन के हमले कर रहे हैं, लेकिन लोगों के बीच में, प्रशासन के बीच में इतना प्यार ही नहीं बचा कि लोग प्रशासन को जाके पहले चेता दें कि भैया ये ऐसा ऐसा हो रहा है, हमारे इस तरह का एक आदमी है, उस मोहल्ले में रहता है, उसके दिमाग में ही चल रहा है। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ रिलेशन हो गया लोगों के बीच में, सरकार के बीच में, क्योंकि कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस कश्मीर में हमने नहीं करवाई है 3-4 सालों से। पार्टीज की वर्ब है हैव कंडेम्ड, और नेचर जो है ना, इसकी वर्ब है पॉइंट। नेचर आया है इन अटैक्स का, तो नेचर ऑफ किलिंग्स की वर्ब है पॉइंट। ब्रेजन मतलब शर्मनाक, अनअबेस्ड, अनअशेम्ड, ब्लेटेंट है ना, बताया हो ना आपको, ब्लेटेंट इसका सिनोनिम है, यहाँ लिख देता हूँ, लिखा हुआ ब्लेटेंट। चलिए और कुछ देखने वाला है इसमें। सिटीजनरी मतलब लोग, सिटीजन्स, द ग्रुप ऑफ सिटीजन्स इज कॉल्ड सिटीजनरी। एंटिसिपेट करना, किसी चीज़ को विजुलाइज, प्रिडिक्ट करना, पहले से ही उसका अंदाज़ा लगाना। चलो एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, फटाफट आपको करवा देते हैं। पहले आपसे पूछ लेता हूँ मैं, बिसाइड्स और अपार्ट फ्रॉम में क्या फ़र्क है। यहाँ जो बिसाइड्स लिखा है इसकी जगह पे अगर अपार्ट फ्रॉम लिख दें तो क्या सही रहेगा या गलत होगा, चलो बता देते हैं आपको। देखो बिसाइड्स जो है ना, बिसाइड्स और अपार्ट फ्रॉम या असाइड फ्रॉम ये एक ही बात है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम, असाइड फ्रॉम में एक्सेप्ट फॉर वाली बात मीनिंग निकलता है, बिसाइड्स में इंक्लूडिंग वाला मीनिंग निकलता है। दोनों का मतलब है साथ ही साथ, साथ ही साथ, लेकिन इसमें एक्सेप्ट फॉर इसको छोड़ के और इसमें इसको इंक्लूड करते हुए। या यूं कह दें कि अपार्ट फ्रॉम या असाइड फ्रॉम जो है नेगेटिव बातों के लिए यूज़ होगा, बिसाइड्स जो है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है। अब करके दिखाता हूँ आपको कैसे यूज़ करना है। द जॉब ऑफर्ड सेवरल अदर पर्क्स डैश अ गुड सैलरी। ये जो जॉब है ये ऑफ़र करती थी दूसरे कई बेनिफिट्स को, पर्क्स को, साथ ही साथ एक गुड सैलरी के, एक अच्छी सैलरी के। अब साथ ही साथ का मीनिंग तो दोनों ही दे रहे हैं, बिसाइड भी और साइड्स भी, और साइड फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम भी, लेकिन यहाँ पे आपको देखना है कि पॉजिटिव या नेगेटिव कैसी बात हो रही है। देखो सैलरी के साथ में बहुत कुछ है, सैलरी तो है ही, सैलरी तो इंक्लूडेड है ही, साथ में और भी कई चीज़ें हैं, इंक्लूजन वाली फीलिंग आ रही है, तो बिसाइड्स लिखेंगे, अपार्ट या असाइड फ्रॉम नहीं लिखेंगे। यहाँ लिखना चाहिए मुझे बिसाइड्स, बिसाइड्स अ गुड सैलरी। ठीक है, बिसाइड्स ही लिखना, पीछे एस आएगा, बिसाइड के आपको पता है, बिना एस के इस बिसाइड को नहीं लगा जाता, नहीं तो उसका मीनिंग बदल जाता है। अब दूसरा देखो, द जॉब ऑफर्ड नो अदर पर्क्स डैश अ गुड सैलरी। एक अच्छी सैलरी को छोड़ करके, एक्सक्लूड करके, जॉब कोई दूसरा पर्क जो है, अच्छा जो दूसरा बेनिफिट है वो ऑफर नहीं करता था। अब देखो यहाँ पे इंक्लूजन नहीं एक्सक्लूजन की बात हो रही है, बस गुड सैलरी ही है, इसको छोड़ के और कुछ नहीं मिलता जॉब में। तो भैया यहाँ पे नेगेटिव वाला फीलिंग आ रहा है, नेगेटिव फीलिंग के लिए आप लिखें अपार्ट फ्रॉम। ठीक है, इसको असाइड फ्रॉम भी बोल सकते हैं, बस यही फ़र्क है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मेरे ख्याल से दिमाग में बैठ गया होगा। बिसाइड्स फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग द कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर द वॉर हैज़ कोज्ड हैवी सिविलियन एंड मिलिट्री कैजुअलिटीज़। साथ ही साथ डिस्ट्रॉय करने के कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को इस वॉर ने कोज किया है बहुत सारी सिविलियन और मिलिट्री कैजुअलिटीज़ को। अरे बात समझ में, इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया ही किया है, साथ में लोगों को भी मारा है, सिविलियंस को और मिलिट्री को भी जो है नुकसान पहुंचाया है। अब मुझे बता दो यहाँ पे क्या गलती है सेंटेंस में। याद रखना बिसाइड्स और असाइड फ्रॉम में, अपार्ट फ्रॉम में एक फ़र्क और भी है, इनके बाद में फ्रॉम आता है, बिसाइड्स अपने बाद में फ्रॉम नहीं लेता। ठीक है, तो बिसाइड्स फ्रॉम गलत है, बिसाइड्स लिखो तो बिसाइड्स लिखो, फ्रॉम इनके साथ में, बिसाइड्स के साथ में नहीं लगाया जाता। चलिए यहीं रैप अप करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, आज के क्विज़ में आपसे पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है जी, द फैक्ट दैट एरियाज दैट वर रिलेटिवली सेफ
for the minority community, even during the peak of militancy, have now become unsafe, suggest that the administration must rethink its security centric policy in the valley. कह रहे ये बात की ये वाला फैक्ट दैट वो ये कि वो एरियाज़ जो कि दैट वर थे और क्या थे, तुलनात्मक रूप से महफूज यानी कि सेफ़, और किसके लिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, हिंदूज़ के लिए। और कब, यहाँ तक कि चरम के वक्त, पीक के वक्त, शिखर के वक्त आतंकवाद के, मिलिटेंसी के 1990s के। कह रहे कि ये वाला फैक्ट कि वो वाले एरियाज़ जो 1990 में मिलिटेंसी के शिखर पे भी माइनॉरिटी के लिए तुलनात्मक रूप से सेफ थे, कह रहे हैव नाउ बिकम, अब वो बन चुके हैं अनसेफ। कह रहे ये जो फैक्ट है ना, ये जो फैक्ट है ये सजेस्ट करता है, देख रहे हो सब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, वर्ब कहाँ रखी हुई है। ये जो फैक्ट है ये अपने आप में आपको सजेशन देता है दैट वो ये कि एडमिनिस्ट्रेशन को फिर से सोचना होगा, रीथिंक करना होगा, रिकंसीडर करना होगा अपनी सिक्योरिटी सेंट्रिक पॉलिसीज़ को, अपनी उन पॉलिसीज़ को जो सिक्योरिटी के ऊपर सेंटर करती हैं वैली में यानी घाटी में। पॉलिसीज़ आपकी अच्छी नहीं है, अगर कुछ दिक्कत है इसी वजह से ऐसा हो रहा है कि 1990 में जिन पे हमला नहीं हुआ, जिन एरियाज़ में, उन एरियाज़ में 2023 में माइनॉरिटी पे हमला हो रहा है। फैक्ट की वर्ब है सजेस्ट, फैक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। एरियाज़ की वर्ब है हैव बिकम, एरियाज़ प्लूरल, वर्ब हैव प्लूरल। दैट आया एरियाज़ के लिए, दैट की वर्ब है वर। रिलेटिवली सेफ मतलब तुलनात्मक रूप से सेफ, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन की वर्ब है मस्ट, मस्ट रीथिंक। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहे द यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन एंड द यूनियन गवर्नमेंट हैव क्लेम्ड दैट हार्ड एज्ड मूव्स सच एज द डिल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370 and bifurcating the state in 2019 have helped curb militancy and were necessary to bring back normalcy in the valley। अब ये बता रहा है सरकार का क्या कहना है। कह रहे सरकार ने तो आंखें बंद की हुई हैं, जो यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे जो गवर्नर साहब बैठे हैं, एलजी बैठे होंगे, कह रहे और वहाँ की जो यूनियन गवर्नमेंट है, हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, कह रहा है इन दोनों ने तो दावा ठोक रखा है, पहले से ही क्लेम कर चुका है। और क्या क्लेम कर चुके हैं कि ये जो हार्ड एज्ड मूव्स है ना, ऐसी हरकतें हैं जो सरकार की जो हार्ड एज्ड हैं, जिनका एज बड़ा हार्ड है, बड़ी तीखी हैं, बड़ी शार्प हैं, है ना, बहुत बड़ी हैं, रेडिकल ड्रामेटिक मूव्स हैं। कह रहा है ये जो मूव्स हैं जैसे कि आर्टिकल 370 को कमज़ोर बनाना और स्टेट को 2 हिस्सों में तोड़ देना, यूनियन टेरिटरीज बना देना 2019 में। कह रहे इन सभी मूव्स ने ना मदद किया है कर्व करने में, कंट्रोल करने में, रेन इन करने में, और किस चीज़ को, मिलिटेंसी को, आतंकवाद को। और ये ज़रूरी थी, नेसेसरी थी, फिर से सामान्य हालातों को लाने के लिए, ब्रिंग बैक करने के लिए नॉर्मलसी को कश्मीर घाटी यानी वैली में। तो सरकार और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने तो यही बोल दिया भाई ये तो बहुत ज़रूरी था और हमने देखो कितने अच्छे काम किए हैं, आतंकवाद कश्मीर में अब ख़त्म हो गया है। लेकिन आतंकवाद तो बढ़ रहा है। यूटी की वर्ब और यूनियन टेरिटरी की वर्ब, यूनियन गवर्नमेंट की वर्ब है हैव क्लेम्ड। हार्ड एज्ड आप देख चुके हैं, जो समझ गए ना, बहुत एजी हो, बहुत ज़्यादा रेडिकल हो, ड्रामेटिक हो, बड़े बड़े हरकतें कहलाती हैं हार्ड एज्ड मूव्स। इनकी वर्ब है हैव हेल्प्ड। अच्छा, इन मूव्स की एक दूसरी वर्ब भी है वर। दीज मूव्स हैव हेल्प्ड एंड दीज मूव्स वर। कर्व करना, किसी चीज़ को कंट्रोल करना, किसी चीज़ पे रेन इन या नियंत्रण पाना। नॉर्मलसी मतलब नॉर्मल कंडीशंस। कह रहे जी बट द रिपीटेड अटैक्स ऑन द माइनॉरिटी कम्युनिटी सजेस्ट अदरवाइज। कह रहे लेकिन बार बार होने वाले हमले जो हैं हिंदूज़ पे, माइनॉरिटी कम्युनिटी पे, वो सजेस्ट करते हैं किसी और ही चीज़ को, अदरवाइज़ को। और क्या चीज़ को? रेडिकल सेक्शंस हैव सॉट टू यूटिलाइज द डिसअफेक्शन इन द वैली टू फॉर्मेंट पोलराइजेशन। कि जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं उन्होंने कोशिश की है, सीख कर चुके हैं, वो सीख की थर्ड फॉर्म है सॉट, कि वो यूटिलाइज़ करें, फ़ायदा उठाएं इस डिसअफेक्शन का, इस नफ़रत का जो वैली में फैली हुई है। और क्यों उठाएं? फॉर्मेट करने के लिए, पोलराइजेशन को भड़काने के लिए, ध्रुवीकरण को, है ना। तो यही फैक्ट, ये जो रिपीटेड अटैक्स है यही बता रहे हैं हमें कि ये जो रेडिकल्स है ना फ़ायदा उठा रहे हैं नफ़रत का और इनको सबको आतंकवादी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अटैक्स की वर्ब है सजेस्ट, सेक्शंस की वर्ब है हैव सॉट। ये हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉट और सॉट वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म। चलिए, कह रहे जी ओनली एन इफेक्टिव गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ द वैली कैन डू मोर टू रीबिल्ड ट्रस्ट बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द सिटीजनरी। और कह रहे सोल्यूशन इसका यही है, एक असरदार सरकार बने, इफेक्टिव गवर्नमेंट बने जो हो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, चुने हुए नुमाइंदों के द्वारा, प्रतिनिधियों के द्वारा, और किसके? वहाँ के लोगों के, पीपल ऑफ द वैली के। कह रहे वही कर पाएगी और ज़्यादा, कैन डू मोर, रीबिल्ड करने के लिए, फिर से तैयार करने के लिए
ट्रस्ट को, भरोसे को वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ के लोगों के बीच। तो जल्दी से जल्दी इलेक्शंस हों, सरकार वहाँ बने, लोगों को अपना रिप्रेजेंटेशन मिले, तभी नफरत कम हो पाएगी। गवर्नमेंट की वो है कैन डू। कह रहा है जी दिस विल हेल्प आइसोलेट द रेडिकल सेक्शंस एंड ईज द वर्क लोड ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस इन कश्मीर। कह रहे ये जो पूरी चीज़ है ना, ये हेल्प करेगी आइसोलेट करने में, ये मदद करेगी अलग थलग करने में, इंसुलेट या सेपरेट करने में रेडिकल सेक्शंस को। इनको जो है लोगों का जो सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा, आइसोलेटेड हो जाएंगे, और ईज करने में वर्कलोड को सिक्योरिटी फोर्सेस के कश्मीर के अंदर वर्कलोड अपने आप कम हो जाएगा अगर वहाँ पे हमले होने कम होंगे तो। दिस की वर्ब है विल हेल्प। चलिए कह रहा है जी रिस्टोरिंग स्टेटहुड टू J&K एंड वर्किंग टुवर्ड्स कॉन्डक्ट ऑफ असेंबली इलेक्शंस आर नाउ अ क्लियर इम्पेरेटिव। कह रहे रिस्टोर करना स्टेटहुड को, स्टेट के दर्जे को जम्मू एंड कश्मीर का फिर से बहाल करना, इसको स्टेट बनाना, और वर्क करना इसके कॉन्डक्ट ऑफ असेंबली इलेक्शंस की तरफ। असेंबली इलेक्शन मतलब विधानसभा चुनाव, कॉन्डक्ट मतलब करवाया जाना, वर्क टुवर्ड मतलब इस तरफ काम करना, तो काम करना विधानसभा चुनावों के करवाए जाने की तरफ। कह रहे ये दोनों जो जीरंड है ना, वर्किंग और रिस्टोरिंग, ये दोनों ही चीज़ें ये हैं अब एक साफ साफ जरूरी चीज़, यानी कि इम्पेरेटिव। आगे बात समझ में, दो जीरंड सब्जेक्ट बने हुए हैं तो दोनों की वर्ब प्लूरल है, अगर एक होता तो वर्ब सिंगुलर लेता इज। इम्पेरेटिव आप जानते हैं नेसेसरी, ड्यूटी, एग्जिजेंसी, ऐसी चीज़ जिसका होना बहुत ही लाजमी है, बहुत ही, समझ गए ना, ऑब्लिगेशन बोलते हैं इम्पेरेटिव को। रैपअप करेंगे सेशन को, कहानी की तरह ही था, आपको पूरी सिचुएशन पता लगी हुई कश्मीर में क्या है। जल्दी से अपना क्विज देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है क्या सोल्यूशन बताए गए हैं इस आर्टिकल में, सजेस्ट किए गए हैं ऑथर के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर में बढ़ते हुए आतंकवाद को टैकल करने के लिए, सामना करने के लिए। तो क्या सजेशन दिया गया भाई, रेडिकल और सेपरेटिस्ट से बात करें, सिविल एंगेजमेंट करें, आतंकवादियों से बातचीत करें, वहाँ स्ट्रिक्ट मेजर्स जो हैं उनको एम्प्लॉय करें, आतंकवाद के खिलाफ और कड़ापन लाएं रुख में, या स्टेटहुड को रिस्टोर करके इलेक्टोरल प्रोसेस को रिस्टोर करें, या फिर इंटेलिजेंस नेटवर्क को इम्प्रूव करें ताकि ऐसे अटैक्स को फ्यूचर में रोका जाए। अच्छे से आप पढ़ चुके हो आर्टिकल को, सभी लोग आंसर करें इसका। मेरा आंसर मैंने फर्स्ट कमेंट में डाल दिया है, वहाँ से मैच करें। सेकंड में आपसे पूछा है कि आर्टिकल के हिसाब से 4 स्टेजेस या वेरियस स्टेजेस क्या हैं उस साइकिल ऑफ वायलेंस की, उस हिंसा के कुचक्र की जो J&K में चल रहा है और जिसका फ़ायदा वहाँ के आतंकवादी उठा रहे हैं। तो वो आपको मैंने वहाँ बताया था ना। तो ये प्रोसेसेस आपके सामने हैं, चारों स्टेज आपके सामने हैं, आप देख लो कौन सा वाला सही बैठेगा। पहले एक्सट्रीमिज़म होता है, फिर स्टेट के द्वारा जो रिटेलिएशन होता है, फिर कम एक्सट्रीमिज़म होता है, या पहले एक्सट्रीमिज़म होता है फिर लोगों में डिसकंटेंट आता है, फिर स्टेट सप्रेस करती है और फिर ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म होता है। सही प्रोसेस को पकड़ना है, थोड़ा गहरा क्वेश्चन है, कोशिश करो। मैंने मेरा आंसर फर्स्ट कमेंट में डाल दिया है। चलो थर्ड में आपसे पूछा है और डील, इस वर्ड का क्या मीनिंग है। तो 3 आपको वर्ड्स दिए गए हैं, जो मीनिंग बने इसका आंसर बना दो, कोई भी ना बनता हो तो नन इसका आंसर बनेगा। चौथे में काउंटर रिप्लाई, अगर किसी एक्ट ऑफ एग्रेशन के सामने जवाबी हमला किया जाए तो उसको किस 1 वर्ड से बताया जाता है। नाउन फॉर्म में रिप्लाई बताना है आपको, वर्ब फॉर्म में नहीं बताना है, ठीक है। काउंटर रिप्लाई पूछा ना तो नाउन फॉर्म में जो वर्ड है उसको नाउन फॉर्म में लिखना, ना कि वर्ब फॉर्म में। 5वें में फिलर है, बिसाइड्स और अपार्ट फ्रॉम में से एक वर्ड को चूज़ करना है, ऑलरेडी कॉन्सेप्ट आपको करवाया जा चुका है। 6वें 7वें में 2 एरर्स मिलेंगी आपको। पहली एरर आपको मिल सकती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, और दूसरी एरर आपको मिल सकती है यहाँ पे। कोशिश करो अब ढूंढने की, हिंट्स मैंने आपको दे दिए हैं। अगेन फर्स्ट कमेंट में सबके आंसर डाल दिए हैं। आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले मेरे आंसर से कंपेयर करो, है ना, और बताओ। कोशिश करना इसकी एक समरी आप लिख पाओ 2 से 3 सेंटेंसेज में, 3 या 4 में लिख देना, है ना, साफ साफ, सुंदर सुंदर, क्लियर क्लियर। कोशिश करूंगा मैं भी समरीज को रेट करूं, रिप्लाई करूं, जवाब दूं आपको। डालना कमेंट्स में इंग्लिश में समरी लिख करके। मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में टुमारो। अंटिल देन कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सअप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।